अब आपको उन 10 बातों के बारे में बताते हैं जिनमें आज के नतीजों का पूरा विश्लेषण छिपा है। और अगर आपने ये विश्लेषण देख लिया तो आपको पूरा चुनाव समझ में आ जाएगा। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार लीडरशिप फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा। बिहार की आम जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप सोचिए, मतलब क्या ही कहा जाए। 5 सीटें तो ओवैसी ले आए हैं और कांग्रेस 6 पर है। प्रचंड बहुमत से एनडीए के मजबूत नेतृत्व को चुना है बिहार की जनता ने और इसके पीछे भी मुख्य रूप से 3 आधार रहे। इनमें पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता। दूसरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की जो छवि है, उनके खिलाफ 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना। और तीसरा है एनडीए का मजबूत गठबंधन जो सोशल अलायंस बना जातियों का। इस बार के नतीजों में जंगल राज का मुद्दा भी हावी रहा। एनडीए ने साबित कर दिया कि बिहार की आम जनता आज भी ये आरजेडी के जंगल राज को भूली नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि लालू यादव की जो विरासत, मतलब आप सोचिए, तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति को आप देखिए तो शुरुआत कहां से हुई। लालू यादव की लेगेसी की बिसात पर ही तो उनकी नींव रखी गई, उनकी पॉलिटिक्स की। पता चलता है कि लालू यादव की जो विरासत अब तक तेजस्वी यादव के लिए उनकी ताकत मानी जाती थी, वो विरासत जंगल राज के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के लिए बोझ बन गई। और इसीलिए चुनाव आते आते आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी तो रहे लेकिन लालू गायब हो गए, उनकी फोटो हटा दी। इसका असर हमने चुनाव में भी देखा था, जब आरजेडी के बड़े बड़े पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब रही, जबकि लालू यादव अब भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। तीसरा, इन चुनाव में एनडीए के एन फैक्टर ने अपना जबरदस्त असर डाला और इस एन फैक्टर का मतलब है नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी। बिहार की आम जनता ने इस जोड़ी पर अपना पूरा विश्वास दिखाया। दोनों पार्टियों को भर भर के सीटें दी हैं। मतलब अभी भी कई लोगों के लिए, बीजेपी वालों को भी यकीन हो रहा होगा, जेडीयू वालों को, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, 101 सीटें लड़कर ऐसी परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विश्वसनीयता, उन पर भरोसा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शहरी ग्रामीण मतदाताओं को अपनी नीतियों से साधने की कोशिश की। इनमें ग्रामीण वोटर्स को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया, जबकि शहरी वोटर्स को विकास के मुद्दे पर साथ लाया गया। बिहार की आम जनता ने यह भी बता दिया कि जो डबल इंजन की सरकार से खुश हैं और उन्हें नरेंद्र और नीतीश की इस जोड़ी पर पूरा भरोसा है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि इन चुनाव में 2 टीमों के बीच मुकाबला था, जिनमें एनडीए की टीम से सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और कई चौके छक्के लगा दिए, लेकिन महागठबंधन की टीम में सभी पार्टियां कम स्कोर पर आउट हो गई। वीआईपी मुकेश सहनी, नया रिकॉर्ड बन रहा था। डेप्यूटी सीएम के लिए नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन वो 0 सीटें 0 पर डक पर आउट हो गए। सबसे पहले तो आप एनडीए की टीम से बीजेपी को देखिए, जिसने गर्दा वाकई उड़ा दिया है। बीजेपी ने 101 सीटें लड़ी। 90 सीटों पर अभी तक जो स्थिति है उसमें वो आगे थी, अब ये आंकड़ा 89 हो गया है। उसका स्ट्राइक रेट वही लगभग 89 से 90% के बीच रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सामने कोई टक्कर में नहीं था। अब नीतीश कुमार की जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए, 101 सीटों पर 85, उनका भी यही है, 84 to 85% का स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 28 में से 19 सीटें जीती हैं, 68% उनका स्ट्राइक रेट रहा। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 6 सीटों में से 5 जीत ली, 83% स्ट्राइक रेट। संक्षेप में कहें तो एनडीए की सभी पार्टियों ने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की, लेकिन अब आप महागठबंधन के खिलाड़ियों का हाल देखिए। आरजेडी 143 सीटों पर लड़े और उनमें से सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव जीता, स्ट्राइक रेट 17%। कांग्रेस 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 10%। मुकेश सहनी की वीआईपी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी को तो महागठबंधन ने अपना उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उनकी वीआईपी का खाता नहीं खुला। मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए। अब जरा इन 2 पार्टियों पर भी नजर डाल लीजिए, जिनमें एक है प्रशांत किशोर की जन स्वराज और दूसरी है तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुल पाया। कई सीटों पर तो उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले और इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की जनता ने साफ कह दिया है कि उन्हें प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल राजनीतिक स्टार्टअप था वो नहीं चाहिए। कई लोग तो आज मैसेज भेज रहे हैं कि सीटें नहीं मिली है, उससे कहीं ज्यादा बार तो आप लोगों ने इंटरव्यू कर दिया है।
दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का जनशक्ति जनता दल है और इस पार्टी ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका भी खाता नहीं खुला। खुद तेज प्रताप यादव अपनी महुआ सीट से चुनाव हार गए। अब देखिए चौथा, बिहार के लिए यह कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति यहीं पर होती है और यहां से जाति है कि जाति नहीं। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि बिहार के लोगों ने इस बार जाति से ऊपर उठकर अपना जनादेश दिया है। जिस तरह बिहार में एनडीए ने 243 में 203 सीटें जीती हैं, उससे यह पता चलता है कि यह जीत सभी पार्टियों और वर्गों के वोटों के बिना मुमकिन ही नहीं हो सकती और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस बार एनडीए को यह जीत जातियों से परे जाकर मिली है। पांचवा, इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला हुआ तब तक आम जनता उनके पक्ष में एकजुट हुई, वरना बीजेपी की इस तरह की परफॉर्मेंस। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट चोर, गद्दी चोर, कांग्रेस पार्टी का यही नारा ही था राहुल गांधी का। अपनी रैलियों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए जनता के सामने नाच भी सकते हैं और अगर आपको याद हो उनकी मां का जो एआई वीडियो बनाया गया था वो भी एक बड़ा बवाल बना। लेकिन इस तरह के डायरेक्ट हमलों से विपक्षी दलों को भारी नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों ने पिछली घटनाओं से भी सबक नहीं लिया और साल 2019 में जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था तब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 303 सीटें लेकर आई थी। इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा था, बीजेपी फिर से 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट लेकर आई है। या आपको यह भी देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बनी है। इससे यह भी पता चलता है कि इस बार बिहार के आम लोगों का झुकाव पूरी तरह से बीजेपी की तरफ था और बिहार में मोदी मैजिक अब भी बरकरार है। इस मोदी मैजिक के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो है ही, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनका मजबूत जुड़ाव भी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कुल 3 बार बिहार में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं और संगठन में जान फूंकने की कोशिश की। चैलेंज बड़ा है। आप बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो हताश ना हो जाएं कि कब तक हमको नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति को धार दी और यह भी बताया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वो 3 बार ऐसे कार्यक्रम करते रहे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीविका दीदियों को संबोधित किया, जबकि विपक्ष के नेताओं में ऐसा नहीं दिखा। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बिठाने में नाकाम रहे, सीधा असर प्रदर्शन पर पड़ा। छठा बड़ा पॉइंट यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर हुई थी और उसे पहले से कम सीटें मिली थी, उन सभी राज्यों में अब वो विधानसभा चुनाव में वापसी कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद अब जो बीजेपी के समर्थक हैं उनमें यह भावना पैदा हुई कि वो प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। आप खुद देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और एनडीए को ज्यादातर राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़ दीजिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 53% सीटें जीती, महाराष्ट्र में 79% सीट्स जीती, दिल्ली में 69 यानी लगभग आप सोच लीजिए 69-70% सीट्स, और अब बिहार में 83% सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बड़ा पॉइंट यह है कि इस बार ऐसा लगा कि बिहार में एमवाई फैक्टर के मायने बदल गए। एमवाई अब तक आपने सुना था पारंपरिक रूप से आरजेडी जिसको साधती थी, पहले के चुनाव में मुस्लिम प्लस यादव का एमवाई फैक्टर हावी रहता था, लेकिन इस बार महिला प्लस युवा के एमवाई फैक्टर ने सारे समीकरण बदल दिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, उससे एनडीए की महिलाओं के बम्पर वोट एनडीए को मिला, जबकि 1 करोड़ रोजगार के वादे पर युवाओं ने भी एनडीए पर अपना भरोसा जताया, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि 1 करोड़ रोजगार की बात की। इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी इस नए एमवाई फैक्टर को साधने के लिए महिलाओं को एक मुश्त 3,000 रुपए और हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन तेजस्वी यादव के प्रण पर बिहार की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया। एनडीए इन चुनाव में महागठबंधन से बहुत आगे निकल गया। यहां इन नतीजों के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या बिहार में आरजेडी से मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी छिटक रहा है? बिहार में कुल 85 सीटें ऐसी हैं, 85 सीट्स
243 में, जहां मुस्लिम और यादव वोटों को निर्णायक माना जाता है। लेकिन इस बार इन 85 सीटों में से 69 सीटें एनडीए ने जीती हैं और महागठबंधन को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली है। बिहार में एनडीए की इस शानदार जीत के पीछे गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान है, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहले अमित शाह ने बागी नेताओं से बात की और इस बात को सुनिश्चित किया कि ये बागी नेता एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़कर उनका नुकसान न करें। इसके लिए अमित शाह 2 से 3 दिन तक किसी कार्यक्रम में नहीं गई और उन्होंने कोई रैली नहीं की, सभा नहीं की, बस बागी नेताओं से खुद बात की और खुद उन्हें मनाया। दूसरा, उन्होंने एनडीए को एकजुट रखने का काम किया। एनडीए में सभी दलों के बीच आसानी से टिकट बंटवारा हुआ और बीजेपी इस बात पर मानी कि बावजूद इसके कि 2020 के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था बीजेपी के मुकाबले, उन्होंने बराबरी की सीटें दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 12-12 सीटें दोनों को आई थी। 101 पर बीजेपी, 101 सीटें जेडीयू लड़ी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर वहीं दूसरी तरफ मतभेद हुए। कई सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं हुई। सब अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था और इधर कह रहे थे टीवी पर कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तीसरा काम अमित शाह ने यह किया कि उन्होंने चिराग पासवान की एलजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन को संभव बनाया और यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ। और इस सब के साथ अमित शाह ने माइक्रो प्लानिंग के तहत एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो सके और इसके लिए उन्होंने सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ संपर्क को लगातार बनाए रखा। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूं कि जब अमित शाह बिहार में कहीं रैली करने के लिए जाते थे तो वहां स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होती थी। मिथिला हाट में जहां पर हमने इंटरव्यू किया, तमाम रैलियां करके जब वहां पर वो पहुंचे, उसके बाद पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिले, प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में। और ये अक्सर एक बड़े हॉल में होता है या जहां पर भी जगह मिल जाती है और वो क्लोज डोर होता है, कार्यकर्ता और अमित शाह। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसके पीछे जमीनी स्तर पर किस तरह की मेहनत हुई है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का फिनिशिंग टच दिखा और इसको अंतिम मुहर माना जा रहा है, क्योंकि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था, अब ये प्रधानमंत्री मोदी का हर चुनाव में एक पैटर्न है। जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य विशाल रोड शो के साथ और खासतौर पर ज्यादातर राजधानी में अपने चुनाव प्रचार को विराम देते हैं। और ये फिनिशिंग टच बीजेपी के लिए, एनडीए के प्रदर्शन के लिए शानदार बन जाता है। और आज के नतीजों में चुनाव आयोग के लिए भी एक संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि इस बार बिहार के 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स में से 5 करोड़ लोगों ने अपना वोट डाला है। और जब 5 करोड़ लोग अपनी नई सरकार चुनने के लिए चुनाव आयोग के मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि बिहार की आम जनता को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और चुनाव आयोग इस अग्नि परीक्षा में पास हुआ है।